चलिए, तो इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि यदि यदि हमारे पास ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन हो और उसकी अभिक्रिया हम मिथॉक्साइड आयन से करा रहे हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड विलायक की उपस्थिति में, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? यहाँ पर SN2 अभिक्रिया होगी या SN1 अभिक्रिया होगी या E2 अभिक्रिया होगी या E1 अभिक्रिया होगी? हमें यहाँ पर यह चीज समझनी है। तो सबसे पहले हम इस विलायक की बात करते हैं। डीएमएफ का पूर्ण स्वरूप है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और यह एक ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक का उदाहरण है। इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। HC डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन से दो मेथिल समूह जुड़े हुए होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है, लेकिन यह हाइड्रोजन कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता उतनी अधिक नहीं है कि यह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच सके और यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में हाइड्रोजन बाहर जा सके। तो यह एप्रोटिक विलायक है। अगर प्रोटिक विलायक होता तो वहां पर जो H पॉजिटिव या प्रोटॉन होता है वह प्रबल नाभिक रागी या क्षार को स्थायी बना देता है और ऐसा वह नाभिक रागी या क्षार से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके करता है। इसलिए SN2 अभिक्रिया होने के लिए प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। मतलब यह हुआ कि एप्रोटिक विलायक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होगी वह SN2 या फिर E2 अभिक्रिया होगी। तो एप्रोटिक विलायक SN2 अभिक्रिया या E2 अभिक्रिया के लिए अनुकूल होते हैं। अब हम मेथॉक्साइड आयन की बात करते हैं। तो मेथॉक्साइड आयन ऋणावेशित नाभिकरागी है, इसलिए हम इसे प्रबल नाभिकरागी बोल सकते हैं। प्रबल नाभिकरागी होने के कारण यह SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। प्रबल नाभिकरागी होने के साथ साथ मिथॉक्साइड आयन एक अत्यधिक प्रबल क्षार भी है। अत्यधिक प्रबल क्षार में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मिथॉक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन से भी अधिक क्षारीय होता है और प्रबल क्षार होने के कारण यह E2 अभिक्रिया के लिए अनुकूल हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि यह E2 अभिक्रिया के लिए एक अनुकूल कारक है। अब हम हमारे क्रियाधार की बात करते हैं। तो यहाँ पर Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोल देता हूँ और अल्फा कार्बन जो यहाँ पर Br से जुड़ा हुआ है, यह सीधे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ होता तो यह कार्बन तृतीयक कार्बन बन जाता और पिछले वीडियो में हमने देखा है कि अगर आपके पास तृतीय क्रियाधार होता है तो SN1 अभिक्रिया हो जाती है। प्राथमिक क्रियाधार होता है तो SN2 अभिक्रिया होती है और क्योंकि यहाँ पर द्वितीय क्रियाधार है इसलिए हमें दूसरे कारकों की भी बातें करनी पड़ रही है, जैसे विलायक कौन सा है, नाभिक रागी किस तरह का है। तो इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर SN2 अभिक्रिया भी हो सकती है और E2 अभिक्रिया भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम SN2 की बात करते हैं। 5 कार्बन की रिंग, यहाँ पर एक Br जुड़ा हुआ है और इसकी अभिक्रिया हमें करानी है मिथॉक्साइड आयन से। Br कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए Br के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होगा। हमें पता है कि SN2 अभिक्रिया एक पद में होने वाली अभिक्रिया है, तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और उसी समय पर यह Br जो है इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के Br माइनस यानी ब्रोमाइड आयन का निर्माण करेगा और आपको उत्पाद कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। यहाँ जुड़ जाएगा OCH3 और Br माइनस अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर निकल गया। यहाँ उत्पाद में कोई भी
कायरल केंद्र उपस्थित नहीं है, इसलिए हम बंध को किसी भी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर वेज और डैश के रूप में बंध को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं E2 अभिक्रिया की। तो सबसे पहले हमने क्रियाधार बनाया यहाँ पर ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। इसमें ब्रोमीन से जुड़े हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोल रहे हैं और अल्फा कार्बन से जो जुड़े हुए कार्बन होते हैं उन्हें हम बीटा कार्बन बोला करते हैं। और यहाँ इस यौगिक में दो दो बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बीटा हाइड्रोजन बोला करते हैं। दोनों ही कार्बन से दो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब जो मिथॉक्साइड आयन है, प्रबल क्षार होने के कारण वह दोनों में से एक किसी हाइड्रोजन को यहाँ से विलोपित करेगा और यह जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा जिससे कि दोनों कार्बन के मध्य में एक बंध का निर्माण होगा। जिस समय पर यह बंध यहाँ पर बनेगा, कार्बन कार्बन के मध्य में जब बंध बनेगा, उसी समय पर Br यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के विलोपित हो जाएगा। तो जो उत्पाद प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। इन दोनों कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, पाई बंध भी बन जाएगा। यहाँ पर एक CH3O माइनस ने यहाँ से H निकाला था, तो यह मिथेनॉल का निर्माण कर लेगा और Br माइनस आयन यहाँ से विलोपित हुआ। अब आपको एक बात यह भी समझनी है इस अभिक्रिया में कि दोनों ही कार्बन यहाँ पर एक ही प्रकार के थे, इसलिए हम यहाँ पर कहीं से भी हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। जब भिन्न प्रकार के कार्बन आ जाए, तब हम सेटजेफ नियम का प्रयोग करके हाइड्रोजन को यहाँ से निकालते हैं। तो यह थी E2 अभिक्रिया और यहाँ पर हमने समझा SN2 अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में SN2 और E2 दोनों अभिक्रिया साथ साथ में चलती है और दोनों ही प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो वीडियो में हमने जाना है कि अगर कोई क्रियाधार आपको दिया है और कुछ विलायक और अभिकर्मक दिया है, तो हमें किस तरह से पता करना है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया देखने को मिलेगी।